इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने डेमोक्रेसी और उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने विभिन्न विचारकों के डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार हैं उनके बारे में हम पढ़ा था। आज हम वहीं से आगे जो है पढ़ेंगे। एक विचारक है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। एक विचारक हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर जिनका नाम है सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन ये उदारवाद की आलोचना करते हैं और समानता पर ज़्यादा बल देते हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत है, डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है, उनको जनरली दो भागों में बांटा है। एक है हमारा ट्रेडिशनल, जिसको हम लोग जो है बोल सकते हैं ट्रेडिशनल, जिसको हम पुरातन या शास्त्रीय बोल सकते हैं, पुरातन या शास्त्रीय। और एक हमारा जो है वो है हमारा मॉडर्न। ये दो ब्रॉड जो है उन्होंने बताए हैं टाइप। एक मॉडर्न, जिसको हम आधुनिक बोल सकते हैं। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो भागों में सीबी मैकफर्सन ने इसको बांटा है। ट्रेडिशनल में हम देखते हैं, पुरातन या शास्त्रीय में हम काल्पनिक बातों की बात ज़्यादा करते हैं। या ट्रेडिशनल अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, तो हम जो है एक काल्पनिक लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव, जिसमें हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी ये बात आती है कि एक नॉर्मेटिव एक अंदाज से हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसमें होता क्या है, क्या होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के इस प्रकार में, जिसको हम पुरातन या शास्त्रीय कहते हैं, उसमें ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, ज़्यादा जो जोर दिया जाता है, वो दिया जाता है काल्पनिक चीज़ों पर। कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आइडियल कैसी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो हम यथार्थ पर फोकस करते हैं। वास्तविक में क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल। ये हमारी क्लास है, बाइलिंगुअल होती हैं। हम जो है इसके अंदर दोनों चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक यथार्थ की। ये तो दो टाइप हो गए हमारे सीबी मैकफर्सन के, एक तो पुरातन शास्त्रीय और एक मॉडर्न यानी आधुनिक। अब इसके दो मॉडल वो बताते हैं। एक मॉडल वो बताते हैं जिसको हम कहते हैं रक्षात्मक या प्रोटेक्टिव, और दूसरा हमारा जो मॉडल है वो है विकासात्मक। ये दोनों हमारे पुरातन या शास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उसके मॉडल हैं। एक रक्षात्मक है जिसको प्रोटेक्टिव कहते हैं, और एक है हमारा मॉडल विकासात्मक। इधर ये जो आधुनिक के जो दो मॉडल इसके भी बताते हैं, एक हमारा जो है अभिजातीय और दूसरा है हमारा बहुलवादी। अभिजातीय जो मॉडल है हमारा, ये एलिटिस्ट मॉडल कहा जाता है, जो एलीट लोग चलाते हैं, और ये प्लूरल मॉडल कहा जाता है बहुलवादी। तो ये एक फ्रेमवर्क हम लोगों के सामने रहना चाहिए कि सीबी मैकफर्सन ने पहले जो है पूरे जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांट दिया है। एक हमारा पुरातन है
शास्त्रीय और दूसरा हमारा आधुनिक है। इसके उन्होंने दो मॉडल बताए हैं, एक रक्षात्मक है और दूसरा विकासात्मक है। आधुनिक को उन्होंने फिर दो भागों में बांटा है, एक अभिजातीय है और दूसरा बहुलवादी है। अब ये क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। रक्षात्मक जो मॉडल है लोकतंत्र का, वो ये कहता है कि लोकतंत्र लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। लोकतंत्र लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है और इसके जो समर्थक या प्रवर्तक हैं वो जॉन लॉक हैं और बेंथम है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र एक सरकार का एक प्रकार है जिसमें शासन व्यवस्था लोगों की इच्छाओं के अनुसार चलती है। तो ये रक्षात्मक मॉडल इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि लोकतंत्र की आवश्यकता लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, इसलिए इसको रक्षात्मक मॉडल हम लोग बोलते हैं। एक आता है विकासात्मक मॉडल। विकासात्मक मॉडल ये कहता है कि लोकतंत्र व्यक्तियों के विकास के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इसके जो समर्थक हैं वो J.S. मिल है और J.S. मिल ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो जरूरी है, या ये मॉडल जो कहता है विकासात्मक मॉडल, विकासात्मक लोकतंत्र ये कहता है कि व्यक्तियों के विकास के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। अब व्यक्तियों के विकास के लिए लोकतंत्र आवश्यक है तो उनको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए? तो J.S. मिल कहता है कि उनको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके बाद ये आता है दूसरा हमारा मॉडल। इसके बारे में हम इन चारों मॉडल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक व्यू जान लेते हैं, एक पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए कि सीबी मैकफरसन ने किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया है। अभिजातीय मॉडल, इलिटिस्ट मॉडल क्या है? ये कहते हैं कि समाज के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनको हम इलीट बोलते हैं, अभिजात वर्ग होते हैं, जिनके पास बुद्धि होती है, जिनके पास शासन करने की योग्यता होती है, और दूसरी होती है जनता, जो इतनी योग्य नहीं होती है कि वो शासन कर सके। इसलिए जनता इन लोगों का, अभिजात लोगों को जो है चुनाव करती है, इनको इलेक्ट करती है और पॉलिसी मेकिंग की, नीति निर्माण की जिम्मेदारी इनके सुपुर्द डाल देती है। इनके जो समर्थक हैं उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे पोस्का है, मोस्का, पारेटो, शम्पीटर और मैक्स वेबर, मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्स वेबर। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुलवादी क्या है? प्लूरलिस्ट मॉडल क्या है? ये प्लूरलिस्ट लिख सकते हैं यहां पर, प्लूरलिस्ट मॉडल। ये कहते हैं कि शासन व्यवस्था कई मजबूत जो हित समूह होते हैं उनके इंटरेक्शन से चलती है। वो आपस में जो है एक बार्गेन करते हैं, एक समझौता करते हैं और वो शासन व्यवस्था चलाते हैं। यानी शासन व्यवस्था कोई कुलीन लोगों के, अभिजात लोगों के हाथ में नहीं रहती है, शासन व्यवस्था जनता के हाथ में नहीं रहती है, बल्कि शासन व्यवस्था जो हित समूह है, जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो चलाते हैं। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके समर्थक हैं रॉबर्ट डहल, उसका नाम है रॉबर्ट डहल, जिसने पॉलीआर्की का, बहुसत्ता का या बहुसूत्र इसने कंसेप्ट दिया है। इसको भी हम पढ़ेंगे। पॉलीआर्की का कंसेप्ट इन्होंने दिया है, बहुसूत्र या बहुसत्ता का सिद्धांत रॉबर्ट डहल ने दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि शासन व्यवस्था जो है हित समूह के सामंजस्य, हित समूह के इंटरेक्शन से, उनके आपसी तालमेल से, उनके आपसी सौदेबाजी से चलाई जाती है। अब हम एक एक पढ़ेंगे। तो सीबी मैकफरसन ने वो दे दिया है। अब हम जो बात देखेंगे जिसमें जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल या पुरातन, इसमें क्या विचार पाए जाते हैं? पुरातन या शास्त्रीय सिद्धांत लोकतंत्र का, जिसको हम
ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं। लोकतंत्र की ट्रेडिशनल थ्योरी या पुरातन या शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, कैसे कैसे लोकतंत्र के बारे में हमारे विचारकों ने अपने विचार रखे। दो विचारक जो हमारे बहुत प्राचीन विचारक हैं, एक प्लेटो है और दूसरा अरस्तु। इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं दोनों के, प्लेटो और अरस्तु या अरिस्टोटल। प्लेटो कहता है कि ये दोनों विचारक लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि दोनों विचारक जो है लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, लोकतंत्र को अच्छा नहीं समझते। पहली बात तो ये। प्लेटो क्यों अच्छा नहीं समझता है, अरस्तु क्यों अच्छा नहीं समझता है, इसको हमको समझने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। प्लेटो इस वजह से अच्छा नहीं समझता है कि वो ये कहता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा उनके प्रतिनिधि या जनता के द्वारा उनके रूलर जो है चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और जनता के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है, इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो जान सके कि उनके लिए कौन सा शासक बेस्ट है, कौन सा शासक अच्छा है। तो जनता जो है अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग नहीं करती है, जनता इलिटरेट होती है, उनको ये पता नहीं है कि उनके लिए कौन सा शासक अच्छा है, और इसी वजह से वो गलत शासक का जो है चुनाव कर देती है। इसलिए ये कहते हैं प्लेटो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। अरस्तु क्यों लोकतंत्र की आलोचना करते हैं? अरस्तु भी इसी वजह से लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, और अरस्तु ने जो शासन व्यवस्था थी, जो सरकार थी, उसका जो वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण के आधार पर उसने 3 शासन व्यवस्था बताई, और तीनों शासन व्यवस्था की बिगड़ी हुई फॉर्म भी बताई। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था जनरली सामान्यतः 3 तरीके की होती है, और जब बिगड़ जाती है तो फिर वो क्या रूप धारण कर लेती है, इसके बारे में अरिस्टोटल ने बताया। जो अरिस्टोटल जब हम पढ़ाएंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमको ये समझ लेना चाहिए कि उसने एक शासन व्यवस्था का नाम बताया था, जो तीसरी शासन व्यवस्था थी उसका नाम था पॉलिटी, और उसकी जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसका नाम दिया था उन्होंने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इन्होंने कहा था कि कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये तो परवर्टेड फॉर्म है, ये बिगड़ी हुई व्यवस्था है। जब पॉलिटी बिगड़ जाती है तो वो डेमोक्रेसी का रूप धारण कर लेती है। इन्होंने ये कहा कि ये जो जनता अपने शासकों को चुनती है और उनको शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप देती है, वो बाद में बिगड़ जाते हैं। वो बाद में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के हितों का साधन करने के लिए और अपने आप को अपने आवश्यकता के लिए ये कार्य करते हैं, उनके अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, कोई राज्य की सेवा के लिए कार्य नहीं करता है। और अरस्तु ने इसकी आलोचना करते हुए एक बात और कही, और वो ये कही कि ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र समानता के गलत सिद्धांत पर आधारित है, समानता के गलत सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर। अरस्तु जो है एक ऐसे विचारक है जिनका जो समानता के विरोधी है। इनका मानना यह है, न्याय के कंसेप्ट में इनका मानना यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। इसलिए ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र समानता के गलत सिद्धांत पर आधारित है। ये लोकतंत्र सबको जो है समान कर दे रहा है, जो भी एक क्राइटेरिया पूरी कर लेता है, जो भी एक आयु पूरी कर लेता है, सबको वोट देने का अधिकार दे देता है। और अरस्तु इसके विरोध है, इसके खिलाफ है अरस्तु, क्योंकि अरस्तु तो जो है सिर्फ नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है, और नागरिकों में भी कौन, सिर्फ पुरुष, ना वो दास हो, ना वो महिला हो, ना वो बच्चे हो, ना वो एलियन यानी विदेशी हो। तो ये इसलिए अरस्तु ने आलोचना की। और अरस्तु जो है इसके लिए एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि एक मिश्रित संविधान होना चाहिए। मिश्रित संविधान, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को वो
सबसे अच्छा बताता है जो अरिस्टोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी पर आधारित होता है। अरिस्टोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी पर आधारित होता है। ये कहता है कि शासन व्यवस्था ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो एक तीसरा नाम आता है और वो आता है रूसो का। रूसो ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जो लोकतांत्रिक विचार हैं उनकी आधारशिला रखने वाला विचारक हम मान सकते हैं, जिन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट दिया। पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट दिया। पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होती है? लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता यानी जन संप्रभुता जो है जनता के पास रहती है, लोगों के पास रहती है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट दिया और रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बड़ा समर्थक माना जाता है और लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाला अगर कोई विचारक है तो वो रूसो को माना जाता है। लेकिन ये जो हमारा पुरातन या शास्त्रीय जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, इसकी आज के समकालीन विश्व में या इस पीरियड के अंदर, समकालीन समय के अंदर कुछ लोग जो है इसकी व्याख्या करते हैं। उनमें दो विचारक के नाम आते हैं। एक है एवी डाइसी और दूसरे हैं जेम्स ब्राइस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा। ये जो है हम पुरातन या शास्त्रीय सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उसकी जो व्याख्या करने वाले जो विचारक हैं वो एवी डाइसी हैं और जेम्स ब्राइस हैं। एवी डाइसी की एक किताब है जिसका नाम है लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड, जो 1905 में लिखी गई। इस किताब में एवी डाइसी ने कहा कि विधायिका का और पब्लिक ओपिनियन का, जनता की राय का, जनता के दृष्टिकोण का, लोकमत का बड़ा आपस में एक संबंध रहता है। क्या संबंध रहता है? यानी जो विधायिका है वो जो कार्य करती है वो पब्लिक ओपिनियन के अनुसार करती है। विधायिका ये जानना चाहती है जब कानून बनाती है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। एक बात और इन्होंने ये कही कि कोई भी पर्टिकुलर लॉ है, कोई भी जो विशिष्ट कानून है, कोई भी कानून जो बनता है, ये कानून की स्टडी में हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी जो कानून होता है, पर्टिकुलर लॉ होता है, वो एक विशेष प्रकार के ऐतिहासिक परिदृश्य का परिणाम होता है। पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है किसी भी कानून का। यानी कोई भी कानून जब बनता है और उसके बारे में अगर हमको समझना है तो हमको ये समझना चाहिए कि वो कानून किन परिस्थितियों के अंदर उस कानून का निर्माण हुआ है, वो कौन कौन से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थे, क्या था, इसमें हमको स्टडी करना चाहिए। तो ये तो एवी डाइसी ने कहा। जेम्स ब्राइस क्या कहते हैं? देखो, जेम्स ब्राइस के बारे में हमने जब डेमोक्रेसी की परिभाषा पढ़ी थी तो जेम्स ब्राइस की परिभाषा भी हमने उसमें पढ़ी थी कि जेम्स ब्राइस मानता तो जनता का शासन या बहुमत का शासन ही है। लोकतंत्र को जनता का या बहुमत का शासन मानता है। और जेम्स ब्राइस ये कहता है कि जनता अपने संप्रभु जो इच्छा है, जो सोवरन विल है, उनकी जो एक्सरसाइज और अभ्यास करती है, उसका जो प्रयोग करती है, वो करती है वोट के माध्यम से। वोट के माध्यम से जनता अपने संप्रभु इच्छाओं का प्रयोग करती है। जेम्स ब्राइस ने यह कहा। जेम्स ब्राइस की दो किताबें हैं। एक उनकी किताब का नाम है अमेरिकन कॉमनवेल्थ। जनरली ये किताबें भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं और बड़े एग्जाम्स के अंदर ये किताबें ही पूछी जाती हैं। एक तरफ किताबों के नाम लिख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ
राइटर्स के नाम लिख दिया जाता है, उनको मैच करने का बोला जाता है। तो अमेरिकन कॉमनवेल्थ एक किताब है और एक किताब इनकी है मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र, जो 1921 में लिखी गई। जेम्स ब्राइस ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है ये रिलेटिवली सापेक्षता के हिसाब से एक अच्छा सिद्धांत है, एक अच्छी शासन व्यवस्था है। ये नहीं कहते हैं कि यही एक शासन व्यवस्था अच्छी है, बल्कि ये कहते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं कई प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का, कई प्रकार के राज्य और सरकारों का, तो उसमें हम ये पाते हैं कि ये जो लोकतंत्र है या जो जनता का शासन है, लोकतंत्र है, ये सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। ये कहना है जेम्स ब्राइस का। और इसने ये कहा कि जनता के पास इसमें सत्ता होती है, जनता के पास इसमें ऑथोरिटी होती है, और जनता अपनी, एक तो ये कहा उन्होंने, वोट के माध्यम से जनता अपनी जो है संप्रभु इच्छाओं की पूर्ति करती है, और दो तरीके इन्होंने और बताए हैं कि जनता अपने संप्रभु जो शक्ति है, यह सत्ता है, एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी कहना चाहिए, कि सत्ता जो है उसका प्रयोग दो तरीके से करती है, दो माध्यम से करती है। एक तो यह है कि जनता जो लक्ष्य निर्धारित करती है, जनता का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य बन जाता है, जनता का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य बन जाता है। एक तो यह है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जनता जो है, जो उसके प्रतिनिधि हैं या जिनको वो शासन व्यवस्था की थमाती है या जिनको वो प्रबंधन की या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपती है, उन पर वाच रखती है, 5 साल तक वाच रखती है, फिर वो अगले इलेक्शन में उसके अनुसार जो है वोट देती है। तो ये दो तरीके हैं जेम्स ब्राइस के अनुसार कि जनता अपनी सत्ता का प्रयोग लोकतंत्र के अंदर करती है। जेम्स ब्राइस लोकतंत्र को रिलेटिवली, यानी दूसरे जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके मुकाबले में एक अच्छी शासन व्यवस्था कहता है, लेकिन इसको, जेम्स ब्राइस को, लोकतंत्र की कमियों का और खामियों का भी अंदाजा था, इसलिए उसने डीमेरिट्स बताई हैं, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की उन्होंने 6 कमियां गिनाई हैं। पहली कमी क्या है? पहली कमी वो कहता है कि इसमें मनी पावर कार्य करती है, पैसे की ताकत, मनी की ताकत कार्य करती है, और इसके द्वारा, इसके जरिए जो है विधायिका को और हमारी जो कार्यपालिका है या हमारा जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको प्रभावित किया जा सकता है। तो एक तो इसमें उन्होंने ये कमी बताई है कि मनी पावर कार्य करती है। दूसरा यह है कि राजनेताओं के लिए एक व्यापार बन जाती है, एक ट्रेड बन जाती है। ये क्या बन जाती है? ट्रेड बन जाती है। और ये क्लियर सी बात है कि ट्रेड में हम लोग हासिल करना चाहते हैं, तो राजनेताओं के लिए एक ट्रेड बन जाती है जिसमें वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य जो है राज्य की सेवा, राज्य की सर्विस नहीं होता है, राज्य की सेवा या राज्य की सर्विस नहीं होता है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो एक्स्ट्रावेगेंस है, एक्स्ट्रावेगेंस, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, कि ये सबसे एक खर्चीली पद्धति है, बहुत खर्च होता है इसमें। यहां तक कि जो गरीब देश हैं उनके अंदर भी अगर हम एक एस्टिमेट निकालें, एक अंदाजा करें, तो एक बड़ी जो है, बड़ा पैसा जो है इसमें खर्च होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो एक एस्टिमेट जो लोगों ने निकाला है कि 1951-52 में जब यहाँ पर जो है एक आम इलेक्शन हुए तो 10.5 करोड़ खर्च हुए। 2019 में ये देखिए आप, 1951-52 में 10.5 करोड़,
और जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन में खर्च हुआ उसका एक अंदाजा ये 50,000 करोड़। लेकिन यही 2024 में जस्ट डबल हो जाता है, यानी 1,00,000 करोड़। तो जेम्स ब्राइस कहते हैं कि ये एक ऐसी पद्धति है या एक ऐसा प्रकार है शासन व्यवस्था का जिसमें फिजूल खर्ची होती है, पैसा जो है इसमें पानी की तरह बहता है। चौथी बात वो ये करते हैं कि लोकतंत्र में क्योंकि समानता पर ज्यादा बल दिया जाता है, सबको मताधिकार प्राप्त होता है, तो समानता के कारण जो कुशल व्यक्तित्व हैं उनका हम मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। कुशल व्यक्तियों का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। कुशल व्यक्तियों का मूल्यांकन समानता के कारण हम नहीं कर पाते हैं। पांचवी बात इन्होंने ये कही है कि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चलती है। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि अगर एक पार्टी के पास शासन व्यवस्था है और वो कुछ कार्य करती है तो जो दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उसको उसका विरोध करना ही करना है, उसकी आलोचना करनी ही करनी है। फिर जब वो पार्टी जो आलोचना कर रही है वो सत्ता में आती है और जो अब सत्ता में नहीं है वो फिर उसकी आलोचना करती है। तो ऐसा चलता रहता है, पार्टी पॉलिटिक्स जो है चलती रहती है। और छठी बात यह है कि राजनेता पूरा जो गेम खेलते हैं वो वोटों के लिए खेलते हैं। जो पूरा पॉलिटिक्स जो घूमती है वो वोटों के लिए घूमती है। कोई भी कार्य जो किया जाता है वो वोटों के लिए किया जाता है। तो ये 6 कमी जो है जेम्स ब्राइस ने लोकतंत्र के अंदर बताई थी। तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ, ये हमारा टॉपिक हुआ पुरातन या शास्त्रीय सिद्धांत लोकतंत्र का क्या है और उसके बारे में क्या क्या कहा गया है। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं और जो दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो हमारा आधुनिक या जिसको मॉडर्न कहते हैं, और उसमें हमने 2 मॉडल सीबी मैकफर्सन के अनुसार पढ़े थे, एक अभिजात वर्ग या अभिजात तंत्र और दूसरा बहुलवादी। पहले हम पढ़ेंगे अभिजात या एलिटिस्ट मॉडल क्या है। अभिजात, इसका जो सपोर्टर है मैंने बताया था, एक तो पारेटो है और मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर, ठीक, और शम्पेटर भी है। क्या कहते हैं ये अभिजात तंत्र वाले? ये कहते हैं कि समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो है अभिजात लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलीट, और दूसरा होता है ये अभिजात, और दूसरा होता है मासेस या जनता। ये पारेटो ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दी माइंड एंड दी सोसाइटी। माइंड एंड दी सोसाइटी। पारेटो ने जो बुक लिखी थी द माइंड एंड दी सोसाइटी, ये 1915 में लिखी थी। अब तक जो है समाज में ये कहा जाता था कि कुछ उच्च वर्ग हैं, कुछ निम्न वर्ग हैं, कुछ सुपीरियर हैं, कुछ इन्फीरियर हैं, लेकिन अब ये कहा जाने लगा, पारेटो ने पहली बार ये कहा कि समाज में ये वर्ग अभिजात और जनता, एलीट और मासेस पाए जाते हैं। इनसे पहले 2 और विचारक थे जिन्होंने ये बात कही थी। उस एक का नाम था मोस्का और एक का नाम था रॉबर्ट मिशेल। मोस्का ने एक किताब लिखी थी द रूलिंग क्लास। (1898) में लिखी थी, और इसमें इन्होंने ये कहा था, ये जो अभिजात और जनता बताते हैं, इन्होंने ये कहा था कि 2 लोग होते हैं। एक वो होता है जो शासक होता है, यानी
रूलर और एक होता है शासित। रूलर और रूल्ड। रॉबर्ट मिशेल ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। 1911 में ये पुस्तक लिखी गई, पॉलिटिकल पार्टीज और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज का पूरा नाम था। तो पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में लिखी गई और इस किताब में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं अभिजात का लौह सिद्धांत। उसको कहते हैं कुलीन या अभिजात का लौह सिद्धांत, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। रॉबर्ट मिशेल का यह मानना है कि कुछ लोगों के पास मैनिपुलेटिव स्किल्स होती है। मैनिपुलेटिव का मतलब यह है कि कुछ लोग दूसरों के विचारों को बदलते हैं। बड़ी चतुराई वाली स्किल होती है, योग्यता होती है, बड़े चतुर होते हैं। वो जो है दूसरे लोगों को घुमा देते हैं और इसी स्किल की वजह से वो दूसरे लोगों पर शासन करते हैं। इसका मतलब यह है कि रॉबर्ट मिशेल भी कहीं ना कहीं दो तरीके के लोगों की बात कर रहा है। एक वो लोग हैं जो आम जनता है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास मैनिपुलेटिव स्किल्स है, जिनके पास चतुराई वाली योग्यता है और दूसरे लोगों को वो उसका मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये तो एक जनरली अभिजात वर्ग का था, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर या लोकतंत्र के अंदर जो अभिजात जो सिद्धांत थे वो क्या कहता है और उसके विचारक कौन कौन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें जो है 3-4 विचारकों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक मैनहाइम, एक विचारक का नाम है मैनहाइम, एक विचारक का नाम है जोसेफ शम्पेटर, एक विचारक का नाम है रेमन एरन, और एक विचारक का नाम है जियोवेनी सरतोरी। ये 4 विचारक हमारे ऐसे विचारक हैं जो इस अभिजात जो तंत्र है या अभिजात जो सिद्धांत है इसको लोकतंत्र में जो है लागू करना चाहते हैं, और अभिजात लोकतंत्र का इन्होंने कंसेप्ट दिया है, विचार दिया है। क्या क्या कहते हैं ये विचारक? मैनहाइम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, और पूरी किताब का नाम है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, 1929 में लिखी। मैनहाइम पहले इस सिद्धांत का यानी अभिजात जो लोकतंत्र है इसका विरोधी था। ये इसको कहता था कि ये फासीवाद है। क्या है? फासीवाद। और फासीवाद के साथ साथ ये कहता था कि ये बुद्धि विरोधी एंटी इंटेलेक्चुअलिस्ट डॉक्ट्रिन है, बुद्धि विरोधी सिद्धांत है ये। बाद में इसने कहा कि नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है, बल्कि अगर हम ये अभिजात लोकतंत्र लाते हैं, अभिजात लोकतंत्र का मैंने कहा, अभिजात लोकतंत्र जनरली समाज सोसाइटी के अंदर जनता को 2 भागों में बांटता है। एक जो है वर्ग अभिजात वर्ग होता है, दूसरा जनता होती है। जनता जो है अभिजात वर्ग का जो है चुनाव करती है, इनके ऊपर जो है विधायिका की, लेजिस्लेटिव की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपती है और ये बरी हो जाते हैं। पॉलिसी मेकिंग का कार्य, नीतियां बनाने का कार्य अभिजात वर्ग को सौंप देती है। तो मैनहाइम ने इस किताब के अंदर अपना ये सिद्धांत दिया और उन्होंने पहले इसको फासीवाद कहा, फिर इसको बुद्धि विरोधी, ये 2 नाम दिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर लोग
अभिजात वर्ग वाले पॉलिसी बनाते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो ये कोई लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। लोकतंत्र इससे समाप्त नहीं होगा कि हम जो योग्य लोग हैं, जो अभिजात लोग हैं, उनको लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी या जनता के लिए कोई शासन बनाने की जिम्मेदारी सौंप दें, तो इससे लोकतंत्र खत्म नहीं होता है। ये इन्होंने कहा है कि जो सिलेक्शन है, जो चुनाव है, वो तो मेरिट के आधार पर ही होगा। मेरिट जो योग्य है, योग्यता के आधार पर होगा। ये जो है, जो अंतर है इलीट और मासेस के अंदर, अभिजात वर्ग और जनता के अंदर, उसको एक कम करना चाहते हैं, ताकि अभिजात जो लोकतंत्र है वो डेमोक्रेसी के, या अभिजात जो उनका सिस्टम है वो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के अनुकूल हो जाए। तो इसको कम करना चाहते हैं, अंतर को जो अभिजात वर्ग और जनता के अंदर पाया जाता है। दूसरे हमारे जो विचारक हैं उनका नाम है जोसेफ सम्पीटर। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। 1942 में ये पुस्तक लिखी गई। जोसेफ सम्पीटर कहते हैं कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, कोई भी सरकार किस प्रकार की है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार का है, तो हम वहाँ स्टडी करते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की, कि वहाँ संस्थाओं का प्रबंधन कैसे चलाया जाता है। वहाँ जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो सुप्रीम मेकर्स हैं, कानून के सुप्रीम लॉ मेकर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको उनका अपॉइंट कैसे होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनको डिसमिस कैसे किया जाता है, नहीं उनको हटाया कैसे जाता है। अगर जो है जनता उनको हटा रही है, जनता उनका चुनाव कर रही है, जनता उनको कंट्रोल कर रही है, तो उस शासन व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं? लोकतंत्र कह देते हैं। लोकतंत्र कह देते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो अभिजात जो तंत्र है, इसको भी हमको लोकतंत्र कहना चाहिए, क्योंकि हम तो ये कह ही रहे हैं कि अभिजातों का जो चुनाव है, अभिजात वर्ग का जो चुनाव है, वो जनता ही करेगी, और जब जनता इस कार्य को कर लेगी तो वो लोकतंत्र बन जाएगा। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोसेफ सम्पीटर कहते हैं लेकिन जनता का जो कार्य है, जनता का कार्य सिर्फ यहां तक सीमित है कि वो अभिजात का चुनाव करे, उसके बाद जनता फ्री हो जाती है। उसके बाद जनता फ्री है, अब जनता की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अभिजात का रूलर्स का चयन करे, और ये रूलर्स जो है जनता से अलग होते हैं, इनके अंदर अलग योग्यता पाई जाती है। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है रेमन एरन। ये भी जो है अभिजात लोकतंत्र के समर्थक हैं, और इनकी एक किताब है सोशल स्ट्रक्चर एंड दी रूलिंग क्लास। सोशल स्ट्रक्चर एंड दी रूलिंग क्लास, जो 1950 के लगभग 50-51 में लिखी गई। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक ढांचा होता है किसी भी देश का, वहां पर जो है एक चेक्स एंड बैलेंस चलता है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत चलता है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत चलता है, और प्लूरलिटी ऑफ एलीट चलता है। अभिजातों की बहुलता कह सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये दो बातें कहता है कि सोशल स्ट्रक्चर में, समाज सोसाइटी में जहां सोशल स्ट्रक्चर होता है, सामाजिक ढांचा जहां बना होता है,
वहां चेक्स एंड बैलेंस चलता है, कुछ लोग नियंत्रण करते हैं, कुछ लोग संतुलन रखते हैं, एक तरीके की हायरार्की होती है, ऊपर की अथॉरिटी नीचे के लोगों पर नजर रखती है, चेक्स एंड बैलेंस होता है। और अभिजात वर्ग कोई एक नहीं होता है, बल्कि कई कई अभिजात पाए जाते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट का कार्य क्या होता है, गवर्नमेंट का कार्य ऐसी व्यवस्था में जहां पर कई कई अभिजातों के समूह जो है पाए जा रहे हैं, अभिजात जो वर्ग है वो उसकी बहुलता है, उसकी ज्यादा पाए जाते हैं, प्लूरलिटी ऑफ एलीट इसको उन्होंने नाम दिया है, प्लूरलिटी ऑफ एलीट। अब ऐसे में जो राज्य या जो सरकार है उसका ये कार्य बढ़ता है कि वो इसमें सामंजस्य पैदा करता है, एक वो जो है जनता का या पब्लिक ओपिनियन का या लोक मत का भी ख्याल रखता है, और दूसरी तरफ जो है वो अभिजात जो वर्ग है उसकी जो चेतना है या वो क्या सोच रहे हैं इनका भी उनको ख्याल रखना पड़ता है। ये एक सामंजस्य के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। तो ये रेमन एरन थे, और उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं तुम्हारे जियोवनी सर्तोरी। सर्तोरी के जो विचार हैं वो जोसेफ शम्पेटर से मिलते जुलते हैं। सर्तोरी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था डेमोक्रेटिक थ्योरी, और ये डेमोक्रेटिक थ्योरी 1958 में लिखी गई थी। सर्तोरी भी अभिजात जो लोकतंत्र है उसका समर्थन करते हैं, यानी वो भी जनता को या समाज को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक अभिजात वर्ग होता है, एक जनता होती है। वो ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, है ना, कुछ लोगों को पॉलिसी मेकिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सौंप देते हैं, तो इससे जो है कोई लोकतंत्र का ह्रास नहीं होगा। ये लोकतंत्र के विरोधी नहीं है, बल्कि ये अभिजात वर्ग जब पॉलिसी निर्माण का कार्य करते हैं, ये अभिजात वर्ग जब पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं, तो ये तो लोकतंत्र का आधार है, ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जनता की जिम्मेदारी क्या है? जनता की जिम्मेदारी इनका चुनाव करना है अभिजात वर्ग की, और अभिजात वर्ग की जिम्मेदारी क्या है? अभिजात वर्ग की जिम्मेदारी ये है कि वो पॉलिसी मेकिंग का, शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करती है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये कही है कि ये जो कंसेप्ट पाया जाता है सेल्फ गवर्निंग पीपुल का, सेल्फ गवर्निंग पीपुल यानी खुद स्वयं शासित लोग, यानी लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि भाई हम खुद शासन करेंगे, है ना। तो ये जो स्वयं शासित जो लोगों का जो कंसेप्ट है या विचार है, इसकी आलोचना करते हैं कौन? सर्तोरी। सर्तोरी जो है इसकी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो एक तरीके का एक भ्रम है। क्या नाम दिया उन्होंने? कि ये सेल्फ गवर्निंग पीपुल, स्वयं शासित लोगों का के बारे में अगर हम करें तो ये एक भ्रम है कि कभी भी लोग जो है स्वयं शासित नहीं हो सकते हैं, बल्कि जो शासन है, जो गवर्नमेंट है, इनका एक कोटेशन है कि गवर्नमेंट इज द बिजनेस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो शासन करना है, जो सरकार है, ये तो जो योग्य सत्ताधारी जो लोग हैं उनका कार्य है, जनता इसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो दो बातें हमारे सामने आई कि एक तो रेमन एरन की और एक सर्तोरी की। रेमन एरन ने तो ये कहा है कि ये बिजनेस ऑफ कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज या सौदेबाजी का व्यापार है। इसमें सौदेबाजी क्यों होती है? इसमें सौदेबाजी ये इसलिए होती है कि जो सरकार है उसको अभिजात वर्ग का भी ख्याल रखना पड़ता है और जनता का भी ख्याल रखना पड़ता है। सर्तोरी ने क्या कहा? सर्तोरी ने कहा कि ये जो व्यापार है ये योग्य जो सत्ताधारी लोग हैं उनका बिजनेस है। तो ये हमारा जो है अभिजात वर्ग का एक सिद्धांत। अब आते हम जो हमारा दूसरा मॉडल है बहुलवादी, जिसको हम बोलते हैं प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट, पहले हम इसके समर्थक पढ़ लेते हैं। समर्थक हैं इसके A.F. बेंटले, डेविड ट्रूमैन,
और एक इसके समर्थक हैं, ये बी लथाम कहते हैं, बी लथाम। बी लथाम ये कहते हैं कि जो राजनीति, ये जो लोकतंत्र है, ये एक पॉलिटिकल गेम है, यानी एक राजनीतिक खेल है। और इस राजनीतिक खेल को कौन लोग खेलते हैं? तो वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े जो ग्रेट जो वो होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप या हित समूह होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप या हित समूह आपस में ये गेम खेलते हैं। बड़े बड़े या हित समूह जो है आपस में ये गेम खेलते हैं। कैसे खेलते हैं इन आपस में इंटरेक्शन? ये हमने बताया था आपको कि जो बहुलवादी है ये कहते हैं कि शासन व्यवस्था कई ग्रुप्स मिलकर जो है चलाते हैं, है ना। तो ये इसके समर्थक हैं और ये कहते हैं कि राजनीति एक खेल है, या लोकतंत्र राजनीति का एक खेल है, और जिसके प्लेयर जो है कौन है? हित समूह हैं इसके प्लेयर। एफ बेंटली की किताब है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, एफ बेंटली। तो 1908 में लिखी गई है, ठीक। और एक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, दोनों का नाम अगर देखें तो एक जैसे ही है, गवर्नमेंटल प्रोसेस। ये जो है 1950 में डेविड ट्रूमैन के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में भी लिख देता हूं, है ना। डेविड ट्रूमैन जो 1950 में लिखी गई। ये बहुलवादियों में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका जो इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत दिया है वो दिया है रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल की एक पुस्तक है, एक बुक है उनकी, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। और ये 1956 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था पॉलीआर्की का। पॉलीआर्की क्या है? पॉलीआर्की है बहुसत्ता या बहुसूत्र साधन। बहुसत्ता या बहुसूत्र साधन, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि इसके अंदर ये कहता है कि जो सत्ता है ये कई जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके हाथ में रहती है, वो जो है इस कार्य को करते हैं। वो कहते हैं कि ये आपस में एक सौदेबाजी की एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया होती है। ये पॉलिसी मेकिंग जो बनाई जाती है उसके बारे में कहा कि ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड होता है ना। इसको उसने नाम दिया सौदेबाजी की अत्यंत या अत्यधिक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है। पॉलिसी मेकिंग के बारे में उन्होंने कहा नीति कैसे बनाई जाती है? विकेंद्रीकृत प्रणाली। इन्होंने ये कहा कि पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, तो पॉलिसी के ऐसे बनती है कि ये जो बड़े बड़े जो समूह हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो हित समूह हैं, इनमें आपस में एक इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के बाद वो एक नतीजे पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऐसे जो है पॉलिसी जो है बनती है। तो गवर्नमेंट का क्या काम है इसमें? इसमें गवर्नमेंट का काम एक ईमानदार दलाल, एक ऑनेस्ट जो है ब्रोकर। गवर्नमेंट सिर्फ ये देखती है कि इनके दरमियान में, इनके
बीच में क्या समझौता हुआ, उस सिर्फ गवर्नमेंट का देखने का काम यह है, वरना पॉलिसी तो यही लोग बनाते हैं जो बहुसत्ता या इंटरेस्ट ग्रुप है या जो हित समूह है वो पॉलिसी का निर्माण करते हैं। इनका एक फेमस कोटेशन है रॉबर्ट डहेल का कि पॉलिटिक्स जो है एक साइड शो है, पॉलिटिक्स इज ए साइड शो इन द सर्कस ऑफ लाइफ, यानी ये जीवन का जो सर्कस है इसमें पॉलिटिक्स भी एक शो है, ये कहा है रॉबर्ट डहेल ने। अब जब इसमें जो जनता, इसमें जो सरकार का कार्य है वो कम महत्व का हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी का जो निर्माण करते हैं वो तो हित समूह करते हैं, हित समूह आपस में बैठते हैं, उनके अंदर आपस में इंटरेक्शन होता है, वो एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो जनता का क्या, जनता इसमें सरकार जो है एक दलाली का कार्य करती है, सरकार उन सब इंटरेक्शंस को जो है देखती रहती है, इसलिए सरकार का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं इसमें कम हो जाता है। एक बात और हमको यहाँ पर समझने की है, और ये लास्ट बात है, कि जो अभिजात वर्ग है और जो बहुलवादी सिद्धांत है इसमें एक बड़ा अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है कि अभिजात जो लोग हैं उनका जो है सत्तावादी आधार होता है, पॉलिसी मेकिंग का, नीति निर्माण का कौन सा आधार होता है, सत्तावादी आधार होता है। वहां इंटरेक्शन नहीं होता है, वहां कोई डिस्कशन नहीं होता है, वहां आपस में नीति बनाते वक्त कोई भी बातचीत नहीं होती, एक ऑथोरिटेरियन बेसिस होता है, सत्तावादी आधार होता है। लेकिन जो बहुलवादी लोग हैं वहां पर ये चीज नहीं होती है, वहां तो इंटरेक्शन हो रहा है, वहां तो जो है डिस्कशन, जो हित समूह है उनमें डिस्कशन हो रहा है। तो ये हमारे दो मॉडल हमने अभी पढ़े, अभिजात वर्ग और बहुलवादी, ये दोनों ही जो है आधुनिक लोकतंत्र के मॉडल हैं। सीबी मैकफरसन ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसके हिसाब से हमने ये पूरे जो है उनका जो पुरातन और शास्त्रीय जो सिद्धांत है वो पढ़ लिया, और आधुनिक सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।